आज का हमारा टॉपिक है गॉस मार्कोव थ्योरम। तो ये हम कवर करने वाले हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो जिन अजम्पशंस पे बेस्ड है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो जिन अजम्पशंस पे बेस्ड है उसकी हेल्प से जब हम कैलकुलेट करते हैं ओएलएस एस्टिमेटर, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर को जो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज बीटा टू हैट। तो इस बीटा टू हैट जो है उसे कब हम कह सकते हैं कि वो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर है, यानी उसको ब्लू कब कहा जा सकता है। तो दिस इज बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर बीटा टू हैट, या हम बोले ओएलएस एस्टिमेटर। उसे कब ये बुलाना पॉसिबल है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो ऐसा हम बोल सकेंगे। तो गॉस मार्कोव थ्योरम हमें उन प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। तो नंबर वन, कि तब ऐसा कहा जा सकेगा जब जो बीटा टू हैट है, ये हमारा ओएलएस एस्टिमेटर है, व्हेन इट इज लीनियर। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट इज अनबायस्ड, which means that average value or the expected value of beta 2 hat is equal to the true value of beta 2। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा टू हैट जो है वो बराबर होना चाहिए बीटा टू के ट्रू वैल्यू की, तो हम बोलेंगे वो अनबायस्ड है। नंबर थ्री, वेरिएंस शुड बी मिनिमम। तो हमारे पास में जितने भी लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स अवेलेबल हो उसमें से जिसका वेरिएंस मिनिमम हो उसको हम बुलाएंगे कि वो एक एफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो इस तरह से जो तीन प्रॉपर्टीज हैं हमने बात किया, नंबर वन वाज इट शुड बी लीनियर इन नेचर, नंबर टू इज इट शुड बी अनबायस्ड, means the expected value of beta 2 hat should be equal to the true value of beta 2, and the third one is that an unbiased estimator with the least variance is known as an efficient estimator। तो ये ब्लू को पूरा करने के लिए ये तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए। So this was best linear unbiased estimator। We can understand this whole theorem with the help of this diagram। So the first diagram here shows us that the expected value of beta 2 hat is equal to the true value of beta 2। So in this case we can see जो expected value है beta 2 hat का, that is equal to beta 2 here। ओके, तो ये हमें नजर आ रहा है इस डायग्राम के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि जो बीटा टू हैट है वो एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है ऑफ बीटा टू, क्योंकि यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये बात कही जा सकती है। अब ये जो दूसरा डायग्राम है ये हमको क्या शो कर रहा है, ये हमको ये शो कर रहा है कि अगर हम ऐसा करें कि हम बीटा टू का एक कोई और एस्टिमेटर लेके चलते हैं जो हमने ओएलएस के थ्रू नहीं निकाला है, एक ऑल्टरनेटिव एस्टिमेटर लेके चलते हैं, तो वो हमने नाम दे दिया है बीटा टू स्टार। तो मान लो जो बीटा टू स्टार है उसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू बीटा टू, तो ट्रू वैल्यू ऑफ बीटा टू। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये जो केस है यहाँ पे भी हम बोल पाएंगे कि जो बीटा टू स्टार है वो एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है ऑफ बीटा टू। तो ये बात दोनों जगह फुलफिल हो रही है, ये हमारा ओएलएस एस्टिमेटर है जबकि एक ऑल्टरनेटिव एस्टिमेटर है। तो अब इन दोनों में से क्या चूज किया जाए, क्योंकि अनबायस्ड तो दोनों है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कौन सा बेटर एस्टिमेटर है ये चेक करने के लिए इन दोनों फिगर्स को सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो यहाँ हमने सुपर इम्पोज कर दिया इस थर्ड डायग्राम में, इन दोनों फिगर्स को सुपर इम्पोज कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा ऑल्टरनेटिव एस्टिमेटर था विच वॉज बीटा टू स्टार, तो ये ज्यादा डिफ्यूज्ड है, ये ज्यादा डिफ्यूज्ड है, या हम बोले ज्यादा स्प्रेड है, वाइड स्प्रेड है, यानी इसका वेरिएंस ज्यादा है। जबकि जो हमारा बीटा टू हैट है उसका वेरिएंस हमें कम देखने में आ रहा है। तो हमने क्या बोला था, जो गॉस मार्कोव थ्योरम है उसमें हमने ये बोला था कि जब आपका एस्टिमेटर जो है ओएलएस एस्टिमेटर है, कब वो ब्लू होगा, वो तब होगा जब फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लीनियर, देन द सेकंड थिंग वाज इट इज अनबायस्ड इन नेचर, एंड द थर्ड थिंग वाज कि जो वेरिएंस है दैट शुड बी मिनिमम। तो इन दोनों में मिनिमम वेरिएंस, कंपैरेटिवली कम वेरिएंस किसका है, बीटा टू हैट का है, इसका वेरिएंस उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो हम बीटा टू हैट को पिक करेंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो बीटा टू हैट है वो ब्लू प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है।
तो इस थ्योरम की खासियत ये है कि एज लॉन्ग एज CLRM के जो अजम्पशंस हैं वो होल्ड करते हैं, अगर वो चीज फुलफिल हो रही है, वो होते हुए अगर गॉस मार्कोव थ्योरम की जो प्रॉपर्टीज है वो एक एस्टिमेटर पूरी कर पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें एक ऑल्टरनेटिव एस्टिमेटर को देखने की जरूरत तक नहीं है, क्योंकि हम OLS एस्टिमेटर ही बेस्ट एस्टिमेटर होगा as long as it is fulfilling all the properties which is mentioned in the Gauss-Markov theorem. पर अगर CLRM के जो assumptions हैं उसमें से कोई भी assumption fulfill ना हो तो फिर ये बात नहीं बोली जा सकेगी। और साथ में अगर नॉन लीनियर इन द पैरामीटर रिग्रेशन मॉडल्स की बात करें तभी भी ये बात शायद नहीं बोली जा सकेगी, क्योंकि उस केस में ऐसा हो सकेगा कि जो OLS एस्टिमेटर है वो बेस्ट एस्टिमेटर हो सकता है ना भी हो, उससे बेटर एस्टिमेटर्स भी हमें ऑल्टरनेटिव मेथड्स के थ्रू मिल सके। अ मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो होता है जिसे हम आर स्क्वायर के थ्रू शो करते हैं, स्मॉल आर से शो करते हैं इन द केस ऑफ टू वेरिएबल केस, और अगर मल्टीपल रिग्रेशन होगा तो इसे कैपिटल आर स्क्वायर के थ्रू शो किया जाता है। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू वेरिएबल केस। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन विच इज स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमको शो करता है कि जो सैंपल रिग्रेशन लाइन है वो कितने अच्छे तरह से डेटा को फिट कर पा रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड गुडनेस ऑफ फिट। तो ये किस तरह से हम चेक कर सकते हैं? अब जनरली होगा क्या कि हम देख रहे हैं जो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है हमारा, तो यहाँ पे रेजिडुअल्स होना पॉसिबल है, जो हम यहाँ देख सकते हैं। इस केस में ये पॉजिटिव रेजिडुअल को शो कर रहा है, बट रेजिडुअल जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही हो, इट मे बी नेगेटिव ऑल्सो। तो अब हम देखेंगे कि जो ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो किस तरह से हमें ये बताने में सक्सेसफुल होता है कि गुडनेस ऑफ फिट कितना अच्छा है या नहीं है, और किस तरह से उसे डिटर्मिन किया जा सकता है, कंप्यूट किया जा सकता है आर स्क्वायर के वैल्यू को। तो ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं। अब जो आर स्क्वायर का वैल्यू है इट वेरीज बिटवीन 0 to 1। अगर जो हमारा SRF है वो डेटा को ओवरलैप कर रहा है, उसके ऊपर है, तो उस केस में आर स्क्वायर का वैल्यू 1 आएगा। और अगर जितना वो दूर होगा, जितना वो डेटा से दूर होगा SRF का वैल्यू, उतना उसका वैल्यू कम होता चला जाएगा। तो ये 0 to 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि निकालें कैसे आर स्क्वायर। तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वाई आई इज इक्वल टू वाई आई हैट प्लस रेजिडुअल, ठीक, विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई प्लस रेजिडुअल। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है ये हमको क्या शो कर रहा है, ये इसी इक्वेशन का डेविएशन फॉर्म जो है उसको शो कर रहा है। तो ये डेविएटेड फॉर्म को शो कर रहा है। अब ये सारी इक्वेशन क्या दिखा रही है इसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सिग्मा वाई आई स्क्वायर। तो सिग्मा वाई आई स्क्वायर किसको शो करता है? इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। तो इसे अपर केस में या कैपिटल लेटर्स में TSS लिखा जाता है। तो दिस इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। कैसे कैलकुलेट होता है? तो इसको हम कहते हैं बेसिकली दिस इज टोटल वेरिएशन ऑफ द एक्चुअल वाई वैल्यूज। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल वाई वैल्यू जो है उसमें से माइनस कर रहे हैं सैंपल मीन को, देन वी आर स्क्वायरिंग इट और फिर उसका सम निकाल रहे हैं। तो दिस इज टोटल वेरिएशन ऑफ द एक्चुअल वाई वैल्यूज अबाउट देयर सैंपल मीन, और इसको हम TSS विच इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स बुलाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये हो गया। अब हम देख रहे हैं ये क्या है। तो ये हमें दिख रहा है दिस इज सम ऑफ वाई आई स्क्वायर हैट। तो वाई आई स्क्वायर हैट किस चीज को शो कर रहा है? ये हमें वेरिएशन शो कर रहा है। जैसे ऊपर वाले केस में हमने क्या बात करी थी, वो हमें वेरिएशन शो कर रहा था, जो वाई आई का वैल्यू है उसमें से हमने माइनस किया सैंपल मीन वैल्यू को, देन स्क्वायर किया और उसका सम निकाला। तो दिस वाज TSS जो हमने ये डिस्कस किया। अब ये उससे अलग किस तरह से है? तो ये अलग इस तरह से है कि यहाँ पे हम एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y को लेके चलते हैं। तो वाई आई हैट माइनस वाई बार एंड देन स्क्वायर किया और उसका सम निकाला। सो दिस थिंग इज कॉल्ड
एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स, इसे हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं ESS, क्या एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये हमको शो कर रहा है YI से नहीं बल्कि YI हैड से, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ YI से। इसे बुलाया जाता है सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रिग्रेशन। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रिग्रेशन, इसका एक नाम और है जो हमने सीखा, दैट वाज एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स, इसीलिए इसको कैपिटल ESS लिखा जाता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे आर स्क्वायर को निकालने में बहुत हेल्प करने वाले हैं, बोथ आर इंपॉर्टेंट। अब ये जो चीज है ये क्या है? सो नाउ दिस इज UI स्क्वायर हैट का सम। तो ये क्या शो कर रहा है? ये हमको शो कर रहा है रेजिडुअल, या हम बोले अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन ऑफ द y वैल्यूज अबाउट द रिग्रेशन लाइन, या सिंपली इसको RSS, कैपिटल R, सारी चीजें कैपिटल, सो RSS में शो किया जाता है। दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो ये किस तरह से हमको हेल्प करेगा निकालने में आर स्क्वायर। ओके, तो अगर हम उसको यूज करें, ये जो चीजें हैं इसको हम यूज करें, तो हम अपने आप ही यहाँ पहुंच जाएंगे। याद हो तो दिस वाज TSS, ये हमने डिस्कस किया, ESS, और ये हम बोल रहे हैं ये है हमारा रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स विच इज RSS। तो इस बेसिस पे हम यहाँ तक आ सकते हैं, TSS इज इक्वल टू ESS प्लस RSS। ठीक है, अब हमने क्या किया है, आगे जाके इसी को मैनिपुलेट करके हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया गया है बाय TSS, तो TSS अपॉन TS दैट वुड मेक इट 1, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में TSS चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमने फॉर्मूला प्लेस कर दिया है सबका, ESS का ये है, TSS का ये है जो हमने पहले डिस्कस किया, एंड दिस इज RSS। ओके, नाउ व्हाट इज आर स्क्वायर? आर स्क्वायर कैसे कंप्यूट करें? तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ESS अपॉन TSS। ओके, सो ESS was this one, ये रहा फॉर्मूला हमारा, इसको हमने एज न्यूमरेटर डाल दिया, और TSS की जगह पे हमने उसका वाला जो वैल्यू है वो डाल दिया। ठीक है, उसका फॉर्मूला वहां पे हमने डाल दिया, करेक्ट है। अब हम देखते हैं कि इसके और क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। एक तो हमें ये दिख गया। ओके, अब हम एक और काम कर सकते हैं कि इस फॉर्मूला के थ्रू भी आर स्क्वायर को निकाला जा सकता है, जो है 1 माइनस RSS अपॉन TSS। तो यहाँ पे भी हमने वैल्यूज को प्लेस कर दिया है। RSS का फॉर्मूला है हमारा ये, विच इज सिग्मा UI स्क्वायर हैट, और दूसरा TSS हमने वैल्यू डाल दिया। तो ये दोनों फॉर्मूला के थ्रू हम आर स्क्वायर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये वही फर्दर मैनिपुलेशन है, कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ESS अपॉन TSS जो हमने यहीं पे देख लिया, उसी को आगे बढ़ाया गया है और इस फॉर्मूला पे पहुंचा गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें भी इसी में से निकाली गई हैं। पर अगर ध्यान दें तो बस ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये हमारा काम बहुत आराम से कर देंगे, और ये उन्हीं के थ्रू निकाला गया है, कोई अलग बात नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे भी कोई नई चीज नहीं है, उन्हीं सारी चीजों को और ज्यादा कंटिन्यू किया गया है। तो आर स्क्वायर में और हम क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। वही ESS इज इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय TSS जो हम यहाँ से निकाल ही सकते थे। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये उसी को अब आगे एक्सटेंड किया जा रहा है, एक नजर मार लेनी है। बस एक छोटी सी चीज है जो थोड़ा सा देख लेना है, वो ये है कि ये आर क्या है और ये आर स्क्वायर से किस तरह से अलग है। तो ये जो आर है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या इसको सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट बुला लेते हैं। ये बेसिकली दो वेरिएबल्स के बीच में हमें को वेरिएशन को शो करेगा। इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से आर स्क्वायर से अलग है, फटाफट नजर मारते हैं। नंबर वन, इसका जो साइन है इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, इसका वैल्यू वेरीज बिटवीन -1 to 1। तो पहली चीज ये है। अब इसका वैल्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द न्यूमरेटर इटसेल्फ। अगर न्यूमरेटर का वैल्यू नेगेटिव है तो हमारे आर का वैल्यू नेगेटिव आएगा, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद इसका जो वैल्यू है ये वेरी करता है, हमने डिस्कस किया था -1 और 1 के बीच में। ठीक है, जबकि याद हो तो हमने बोला था जो आर स्क्वायर है उसका वैल्यू 0 to 1 के बीच में रहता है। नंबर 3 इज
इट इज सिमेट्रिकल इन नेचर, विच मीन्स अगर हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालें बिटवीन एक्स एंड वाई तो उसका वैल्यू सेम आएगा अगर हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालें बिटवीन वाई एंड एक्स, तो वैल्यू में डिफरेंस नहीं आता है, वैल्यू उतना ही आता है।